बिहार की राजनीति, बिहार विधानसभा चुनाव और कौन किसके पाले में, चुनाव आयोग क्या कर रही है, सारी खबरों को लेकर हम प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की राजनीति में सबसे पहले बता दूं कि चुनाव आयोग के तरफ से जो खबरें निकल कर आई है, 3 चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने यह भी खुलासा किया कि 25% अतिरिक्त ईवीएम की आवश्यकता है, जो सरकार के नोटिस में डाल दिया गया है। अब बिहार में जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 3 करोड़ महिला मतदाता है, टोटल 7 करोड़। 243 विधानसभा की सीटें हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल, जिस दलों में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल बोनाफाइडली ऐलान कर दिया कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही है, इनकी तैयारी 243 सीट पर है। उसके बाद चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 सांसद भी है उनके पास, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 243 सीट पर जो है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी पार्टी है जन सुराज पार्टी, जिनके कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर, और वह भी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो राजनीतिक जानकार हैं, बिहार की जनता में खुसर फुसर हो रही है, कहीं तीसरा मोर्चा तो नहीं बनेगा, कहीं ये तीनों पार्टी आपस में गठबंधन करके तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये आम जनता की चर्चा है। चैनल इस चर्चे के ऊपर मुहर नहीं लगाती। आप कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, दर्शक भी हो सकते हैं, और इन चर्चाओं की खबर आप तक भी पहुंच सकती है, लेकिन 3 पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब बची महागठबंधन और उधर बीजेपी। जो आज की खबर है, बीजेपी पूरे 50 साल होने पर जो कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको काला अध्याय बता रही है, उसको काला दिन बता रही है कि आज 50 साल पूरे हो गए, वो काला दिन था। लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज, जो SC ST से आते हैं, उनका अपना कई जो है डोमा परिसंघ भी है और SC ST की बात भी करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उन्होंने चौंकाने वाली बातें की। आप एक्स पे, ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त इस देश के दलितों के लिए स्वर्ण काल था, यानी सुनहरा काल था, सब सुखी थे, SC ST OBC माइनॉरिटी सब खुश थे, उनके सारे हक अधिकार इमरजेंसी के समय में कायम थे और मिल गए थे। आपको बता दें, ये इमरजेंसी का दौर 77-78 के बीच में हुआ था। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि पिछले 50-60 सालों से संविधान का पूरा जो है संविधान लागू नहीं हुआ, SC ST के अधिकारों का हनन हुआ, नहीं दिया गया। बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे बहुजन चिंतक भी बोलते हैं। डॉक्टर उदित राज कहते हैं नहीं, इमरजेंसी का जो दौर था वो स्वर्ण काल था दलितों के लिए। ये उनके एक्स पे पोस्ट आया है। बिहार की राजनीति में हम अपने दर्शकों को उस ओर ले जाते हैं जहां पर चर्चा गर्म है कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन। महागठबंधन में 3 दल हैं जो मुक्त रूप से आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल, और तीनों दल ने आपस में सहमति बनाकर पब्लिकली ऐलान नहीं किया है कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उधर आरजेडी ने सभी वर्गों का वोट लेने के खातिर और SC ST OBC को अपनी ओर खींचने के खातिर लालू प्रसाद यादव, जो वयोवृद्ध नेता हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुनना चाहती है। कहने का मतलब हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो इस बार लोग कयास यह लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। इसे काम तो तेजस्वी यादव ही करते हैं सारा,
लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन आरजेडी ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, इस बार भी लालू प्रसाद यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। वो मास लीडर हैं, लोगों के बीच उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। उधर एनडीए खेमे में नीतीश कुमार ने आज जो वृद्धा पेंशन होता है बुजुर्ग लोगों का, अक्षम लोगों का, उस पेंशन में बढ़ोतरी किया है। एनडीए का कहना यह है कि हमने जो काम किया है, जो लाभार्थी वर्ग हैं, उन तमाम लोगों को अपना काम बताएंगे, विकास के बारे में बताएंगे, जो विकास हमने किया है बिहार के अंदर। लेकिन जब सवाल यह किया जाता है कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, तो भाजपा ये कहती है कि नहीं, चुनाव के बाद समय बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार अब वो मुख्य चेहरा नहीं रहे, वो जो कहते हैं ब्रांड, उस ब्रांड में कहीं न कहीं से खोट आ गई है। ऐसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम और सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या चुनाव के बाद चेहरा बदल दिया जाएगा? जनता सवाल करती है। जनता ये जानना चाहती है कि एनडीए का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो बिहार को दशा और दिशा बदलेगा। सवाल ये उठता है, विकास केवल भाजपा के लोगों को नजर आता है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको नजर आता है। कई जगह दो पक्षों में झगड़े होते देखे गए हैं। झगड़ा का मुख्य कारण यह है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 5 किलो चावल गेहूं देते हैं, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो अपने बाप के घर से देते हैं। हमारे पास पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, हमारे पैसे से अनाज खरीद करके आपको दे देते हैं। अब दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। भाजपा के लोग विकास की बातें करते हैं, हाईवे की बातें करते हैं, रोड पुल पुलिया की बातें करते हैं, जो वो वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी जो नौकरियां बांटी है, इस तरह की वो बातें करते हैं और इस आधार पर वोट मांगने की तैयारी है। लेकिन बिहार की जनता मांग रही है चेहरा। अब सवाल ये उठता है कि एक तो एनडीए है, एक यूपीए है, 3 दल ने तो अपना ऐलान कर दिया है कि 243 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बचा खुचा ये ओवैसी जी, बाकी भी और भी दल कूद जाते हैं, यानी 8-10 दल होता है। तो जनता में ये खुसर फुसर हो रही है, कहीं तीसरा मोर्चा तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर कोई भाजपा को निशाने पर लेता है। अब ममता दीदी पश्चिम बंगाल, उन्होंने ये कह दिया कि जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां बंगाली बोलने वाले के साथ भेदभाव होता है। उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है। अब उत्तर प्रदेश में भेदभाव की यहां तक कहानी है, एक यादव कथावाचक को घेर लिया गया, उसको पकड़ कर सरेआम मुंडन किया गया। महिला ने जो है ये आरोप लगाया कि इसने हमारे साथ छेड़छाड़ किया। और तो और ये हद तब हो गई जब शंकराचार्य ने, अभिमुक्तसरानंद जी ने कह दिया कि कथावाचक यानी सरेआम सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। तो क्या यहां भी अब जो है बहुजन समाज के लोग अपना अपना कथावाचक भी तैयार करेंगे? उनको जवाब देने के लिए क्या मंच लगाए जाएंगे, कथा सुनाए जाएंगे? अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर कथावाचक ब्राह्मण ही हो सकते हैं तो भाजपा की सरकार है, एक कानून बना दे कि कथा कहने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मणों को है। लेकिन ये ओछी मानसिकता है। मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि इसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए, आपने क्या किया है। बहुत सारी बातें चल रही है और बिहार के राजनीति में कहा जाता है कि जाति आधारित राजनीति होती है, लेकिन विकास के मुद्दे भी गर्म रहेंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का एक बड़ा झुकाव बहुजन समाज पार्टी के तरफ जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करने लग जाएं तो बहन मायावती जी काफी भारी पड़ सकती हैं सभी नेताओं के ऊपर। केवल बसपा के कार्यकर्ता इस संदेह में हैं, इस डर से डरे हुए हैं
बहन जी का तो केवल फोटो इस्तेमाल होगा, नाम लेंगे। बहन मायावती जी बिहार का दौरा करेंगी? ये सवाल करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर वो भारी पड़ सकते हैं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार विधानसभा चुनाव में 10-11 रैलियां होगी, पहले से ही तैयारी हो रही है। अगर बहन मायावती जी का भी 10-11 रैलियां पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव में हो जाए तो चिराग पासवान हो, डॉक्टर उदित राज हो, जीतन राम मांझी हो, जितने भी दलित नेता हैं, सबके सब हल्के नजर आएंगे और एक बड़ा वोट बैंक बसपा की तरफ जा सकती है। लेकिन पत्रकार से लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं तक एक बहुत बड़ा एक संदेह है कि बहन मायावती जी खुद तो आती नहीं, मैदान में आती नहीं, मास लीडर हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने मास लीडर को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है ताकि हमारा वोट ना खिसके, और जहां जरूरत पड़ती है लालू प्रसाद यादव आशीर्वाद देने के लिए भी स्टेज पे पहुंच ही जाते हैं। तो उधर बहन मायावती जी स्टेज और जितना भी चुनावी सभा है उससे इतना उदासीन क्यों? जनता तो उनको एक जो है देखना चाहती है एक नजर से कि एक बार देखे बहन मायावती जी कैसी है। उनके नाम गूंजते हैं, उनके न्यूज आते हैं, एक्स के ऊपर लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन बहन मायावती जी कभी चुनावी सभा का संबोधन करते हुए पिछले कई सालों से नहीं देखी गई हैं। रोड शो, बाकी सड़क मार्ग से निकलना, ये सब नहीं देखा है किसी ने। न्यू जनरेशन की मांग है, डिमांड है कि जो बातें हम सुनते हैं क्या वो सच है? क्या बहन मायावती जी स्टेज पर आकर हम नए युवाओं को संबोधित करेंगी? क्या हमें जोश बढ़ाएंगी? इस तरह की बातें लोग करते हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ये प्रयोग कर लेती है तो चुनाव का समीकरण बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।